तो इस वीडियो में हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर नाम क्यों दिया गया है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर ही क्यों हुआ। तो ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर याद रखना एसी करंट से ही चलती है और एसी के अंदर तीन फेज होता है, आर, वाई एंड बी। ये तीन फेस सप्लाई इस थ्री फेस इंडक्शन मोटर में दी जाती है, इसीलिए इसका नाम हुआ थ्री फेस। लेकिन इंडक्शन क्यों हुआ, इंडक्शन नाम कहाँ से आया। ये जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से चलती है, तो इसीलिए देखो इसका नाम हुआ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो इसका नाम कहाँ से आया, इतना तो समझ में आ गया, थ्री फेस इंडक्शन मोटर ही क्यों इसका नाम रखा गया। इसके बाद समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। तो इसको समझने के लिए आपको मिस्टर फैराडे की एक लॉ थोड़ा याद करना पड़ेगा कि मिस्टर फैराडे ने क्या कहा था। मिस्टर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या कहता है, अगर मान लो यह पे हमने एक कॉइल रखा और इस कॉइल में एक करंट को सप्लाई दिया, ठीक है। तो एक कॉइल क्या करेगा, इसका सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ओके। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर को रखा जाए, कोई कंडक्टर को रखा जाए तो ये कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इसी के ऊपर बेस करके थ्री फेस इंडक्शन मोटर चलती है, ठीक है। तो अब तो इतना समझ में आ गया इसका नाम क्यों दिया गया और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आ गया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की नाम क्यों दिया गया थ्री फेस इंडक्शन मोटर, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से मोटर क्यों चलेगा। इसको समझने के लिए आपको और दो चीज समझना पड़ेगा। ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर की दो प्रिंसिपल मतलब दो मेन पार्ट होती है, एक होती है स्टेटर और दूसरी होती है रोटर। स्टेटर एंड रोटर ये दो ही मेन पार्ट होती है स्टेटर की। तो और एक क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया कि इंडक्शन मोटर की मेन दो ही पार्ट होती है, वो होती है स्टेटर एंड रोटर, ओके। तो स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग की जाती है और रोटर में भी रोटर वाइंडिंग की जाती है। और ये स्टेटर जो है ये मोटर की थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्टेशनरी पार्ट है, मतलब ये नहीं घूमता, ये स्थिर रहता है। और रोटर क्या है, घूमने वाली भाग, मतलब रोटेट करता है ये रोटर, ठीक है। अब हम लोग ये स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है और उसके बारे में समझेंगे, और रोटर में रोटर वाइंडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर भी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। ये हो गया आपका स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, ओके। तो स्टेटर वाइंडिंग में तीन फेज, इसी के अंदर जो तीन फेज होता है आर वाई बी, ये तीन फेज इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है ताकि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बने, मतलब घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये तीन फेस जब बैलेंस थ्री फेस सप्लाई यहाँ पे दी जाती है तब यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा स्टेटर में, ये स्टेटर, यहाँ पे जो स्टेटर, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तीन फेस का टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग अलग अलग होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनने का टाइमिंग अलग होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनने का टाइमिंग क्यों अलग होती है, इसको समझने के लिए ये साइनोसॉइडल जो वेव, इसको समझना पड़ेगा, इस डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन फेज हमने ड्रॉ की, ये हो गया आपका आर फेज, ये वाई फेज एंड
ये बी फेज, ए आपका प्लस और ए आपका माइनस। ओके, तो जब यहाँ पे आर फेज में आर फेज ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पॉइंट पे आकर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा आर फेज में स्ट्रांग बन रहा है। जब आर फेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसी टाइम पर ये जो वाई फेज है, वाई फेज में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये बहुत वीक बन रहा है क्योंकि ये नेगेटिव में बन रहा है। एक ही टाइम पे जब आर फेज में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा, उसी टाइम बी फेज में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा वीक नेगेटिव में बन रहा है। ओके, और जब धीरे धीरे ये जो मैग्नेटिक फील्ड आर फेज का मैग्नेटिक फील्ड ये घट रहा है, उसी टाइम पर वाई फेज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है और इसी पॉइंट पे जाकर वाई फेज का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा हो रहा है। जब वाई फेज का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा हो रहा है तब बी फेज में मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम हो रहा है और आर फेज का भी सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, आर फेज का मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसी प्रकार जब बी फेज का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आकर सबसे ज़्यादा बन रहा है तब आर फेज और वाई फेज का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कम बन रहा है। तो इसी प्रकार जब आर फेज में बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड तब वाई फेज में और बी फेज में सबसे ज़्यादा कम, और जब वाई फेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड तब बी और आर में सबसे ज़्यादा कम। ठीक है, और जब बी फेज में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है तब आर फेज में और वाई फेज में सबसे ज़्यादा कम बन रहा है। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड बनने का जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनता है। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आर फेज, ये आर फेज में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा बन रहा है। उसके बाद वाई फेज में जब मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा बन रहा है तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा, और उसके बाद वाई में जब मैग्नेटिक फील्ड वीक बन रहा है तब बी फेज में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बन रहा है। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड घूमते रहते हैं, इसी प्रकार घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये बन गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको समझ में आया, ये जो स्टेटर है ये स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बन रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेटर में बन गया जो स्टेटर के अकॉर्डिंग में घूम रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर रोटर को रखा जाए तो वो रोटर घूमेगा क्यों। ठीक है, तो अब रोटर को भी समझ जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा रोटर क्यों घूमेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट क्यों कर रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग होता है, स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग होता है, उसी प्रकार से रोटर में ये जो रोटर है ये रोटर में भी रोटर वाइंडिंग होता है। और ये जो देख रहे हैं आप ये रोटर कंडक्टर है और ये रोटर कंडक्टर को दोनों ओर से एंड रिंग द्वारा शॉर्ट की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसको शॉर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको कभी कभार शॉर्ट सर्किट रोटर भी बोला जाता है। तो जब ये शॉर्ट सर्किट रोटर को अगर यहाँ पे स्टेटर के अंदर रखा जाए तो स्टेटर के अंदर रखा जाए रोटर को, तो रोटर में एक करंट फ्लो करने लगेगा। क्यों करंट फ्लो करेगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो वीडियो के पहले ही बताया था मैंने, जो मिस्टर फैराडे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की लॉ है वो क्या कहता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर को रखा जाए तो कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट बनेगा। तो अगर इस रोटर को हमने यहीं पे रख दी तो यहाँ पे भी रोटर में भी एक करंट फ्लो करेगा, और वो करंट जब फ्लो करेगा जहाँ पे करंट फ्लो करता है उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स एक्ट करने लगेगा, यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स एक्ट करने लगेगा, और वो मैकेनिकल फोर्स हर एक कंडक्टर में एक टॉर्क क्रिएट करेगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा, जो टॉर्क उसी डायरेक्शन पे घूमने के लिए कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन पे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। मान लो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इस डायरेक्शन पे घूम रहा है, तो ये रोटर में जो टॉर्क क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल
ये रोटर भी, ये जो रोटर है, रोटर भी उसी डायरेक्शन पे घूमने के लिए कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन पे ये जो स्टेटर है, ये स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसी डायरेक्शन पे रोटर घूमने के लिए कोशिश करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो रोटर है, ये रोटर उसी डायरेक्शन पे लगातार घूमते रहते हैं जिस डायरेक्शन पे आरएमएफ घूम रहा है। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसी डायरेक्शन पे ये रोटर भी घूमते रहते हैं। ये रोटर चाहता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है इसी के साथ वो मैग्नेटिकली लॉक कर पाए, इसी उम्मीद पर ये रोटर घूमना चालू करता है। लेकिन ये जो रोटर है ये कभी भी मैग्नेटिकली लॉक नहीं कर पाता है आरएमएफ के साथ, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कि स्टेटर में घूम रहा है। मैग्नेटिकली लॉक क्या होता है, ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जब पास में रखा जाता है, एक ही साथ रखा जाता है, तब यहाँ पे मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है। और जब नॉर्थ पोल रखा जाता है तो ये एक दूसरे को रिपील करता है, ठीक है। और अगर साउथ पोल ये दोनों भी एक दूसरे को रिपील करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे रोटर की एक और नॉर्थ पोल बन रहा है, एक और साउथ पोल बन रहा है। उसी टाइम पर ये आर फेस के यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल, और उसी टाइम पर यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। तो साउथ पोल क्या करेगा, रिपील करेगा, और नॉर्थ पोल रिपील करेगा। लेकिन ये जो रोटर है, ये रोटर कोशिश करता है कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के साथ, ये रोटर के नॉर्थ पोल स्टेटर के साउथ पोल के साथ मैग्नेटिकली लॉक करने की कोशिश करता है। इसी कोशिश पर ये जो रोटर है, ये रोटर लगातार घूमते रहते हैं। ये कभी भी मैग्नेटिकली लॉक नहीं कर पाता। अगर मैग्नेटिकली लॉक कर लेता तो ये रोटर नहीं घूमता। तो यही था थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है।